हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री में, जो कि है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर है, कहते हैं कि बहुत लेंथी है, बहुत डिफिकल्ट है, बट ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और अगर आप इसे एक दो बार इसका अच्छे से रिविजन कर लेते हो तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम कुछ वेस्ट किए। लुई 16। सबसे पहले यहाँ पे आता है लुई 16। लुई 16 कौन था? लुई 16 राजा था फ्रांस का उस टाइम पे, यानी कि 1774 में। जो फ्रांस ने 1774 में कौन सी फैमिली का राज था, कौन सी डायनेस्टी का राज था, तो वो था बॉर्बन फैमिली। और जो लुई 16 था वो बॉर्बन फैमिली से था। और जब जब वो 20 साल का था तो वो गद्दी पर बैठा था। और उसकी शादी एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट से हुई थी। जब वो वहां पर आया था, मतलब जब उसने सत्ता संभाली अपने देश की, तो उसकी जो ट्रेजरी थी, उसका खजाना था, उसके जो फाइनेंशियल सोर्सेस थे वो बहुत मतलब खत्म थे मेनली। ऐसा इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था कि जो फ्रांस था उसे वार्स करना बहुत पसंद था। तो वार्स के दौरान, वॉर्स में पैसा चाहिए होता है, तो उसकी वजह से उनका ट्रेजरी बिल्कुल खाली थी। प्लस जो उनका जो एक्स्ट्रा वेकेंट कोर्ट था वर्साइलिस में, पैलेस ऑफ वर्साइलिस, उसकी देखभाल के लिए, और अपनी रानी जो कि मैरी एंटोनेट थी, उसकी देखभाल के लिए, उसके ऐशो आराम के लिए उसमें भी बहुत पैसा जाता था। अब हम आते हैं फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। जो लुई 16 था उसने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की मदद की थी उनकी इंडिपेंडेंस के लिए, यानी कि वो ब्रिटेन की कॉलोनीज थी और जो फ्रांस की और ब्रिटेन की बिल्कुल भी बनती नहीं थी। तो फ्रांस ने उन 13 अमेरिकन कॉलोनीज की मदद की थी। कॉलोनीज की मदद की तो वहाँ पे वार हुआ होगा, और उस वार के चलते हुए फ्रांस पर 1 बिलियन लेबर का डेप्ट आ गया। और लेबर क्या होता है? लेब्रे मतलब होता है फ्रेंच करेंसी। उस टाइम की जो करेंसी थी वो फ्रेंच करेंसी को लेब्रे कहते हैं, पर यह बंद हो चुकी है। उसके बाद जब बहुत सारी पैसे की कमी हो गई, तो जो स्टेट थी यानी कि फ्रांस था, उसे टैक्स बढ़ाने पड़ गई। और उसी टाइम पे, मतलब उस टाइम पे जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पहला था क्लर्जीज, नोबिलिटीज, और थर्ड स्टेट थी बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट्स, ऑफिशियल लॉर्ड्स एटसेट्रा। ये पीजेंट्स, आर्टिसन, या फिर छोटे छोटे जो कामकाज के नौकर होते हैं, इनको हम स्टेट बोलते थे। अब जो ये पहली स्टेट थी, ये क्लर्जी यानी कि जो पादरी होते हैं चर्चेस के, वो थे। और नोबिलिटी यानी कि कुलीन लोग जो अफसरशाही परिवार में पैदा हुए हों। और जो आप थर्ड स्टेट के आप समझ सकते हो, नौकर चाकर या फिर कोई छोटा मोटा काम करने वाले लोग थे। जो ये क्लर्जीज थे और ये नोबिलिटीज थे, इनको कुछ बर्थ राइट प्राप्त थे, इनके कुछ प्रिविलेजेस थे कि इन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ता था। पर जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उनके पास ऐसे कोई प्रिविलेजेस नहीं थे, उन्हें बहुत टैक्स भरना पड़ता था। और इसी वजह से आगे जाके ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट भी हुआ था। आप देख सकते हो इस पिक में, जो ये पहला वाला पर्सन है वो क्लर्जी है, दूसरा हमारा नोबिलिटी है, और तीसरा कॉमन पीजेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टैक्सेस। अब टैक्स बढ़ाए गए, तो टैक्स कौन कौन से फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, यानी फ्रांस में उस टाइम कौन कौन से टैक्स थे, तो वो पढ़ते हैं। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इज शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टेथेस फ्रॉम द पीजेंट। जो चर्च था वो भी जो पीजेंट थे उनसे कुछ टैक्स लेता था, और उस टैक्स को हम तिथे कहते थे। और उसके बाद जो स्टेट थी वो भी एक डायरेक्ट टैक्स इंक्लूड करती थी, और जिसका नाम था टेल। और जो ये टैक्सेस का सारा बर्डन था ये ओनली थर्ड स्टेट पर ही आता था। फर्स्ट और सेकंड स्टेट कोई कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। द स्ट्रगल टू सरवाइव। अब 1715 में जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी, और 1789 आते आते वो पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गई। और इससे जो पॉपुलेशन की इंक्रीज हो गई, इससे फूड की कमी हो गई, मतलब कि फूड ज़्यादा चाहिए और फूड कम हो रहा था। और बहुत सारे जो कॉमन नीड के आइटम्स थे उनका प्राइस भी काफ़ी बढ़ा दिया गया था। उसके बाद फ्रांस में एक सब्सटेंसेस क्राइसिस आया, और उस क्राइसिस ने सब कुछ खत्म कर दिया। मेनली क्राइसिस का मतलब होता है जहाँ पर सारे जो मीन्स हैं लाइवलीहुड के बेसिक मीन्स वो इंडेंजर्ड, बिल्कुल खत्म होने की आगे आ गए। अ ग्रोइंग क्लास एंड सेवेजेस एंड टू प्रिविलेजेस।
18th सेंचुरी में जो फ्रांस में जो भी सारी ऊंचे ऊंचे पद होते थे या फिर आगे आगे की जो गवर्नमेंटल सारी पोजीशंस होती थी वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को ही दी जाती थी। तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनमें से कुछ पढ़े हुए लोग भी थे, लॉयर थे, कुछ ऑफिशियल थे। तो उन्हें लगता था कि ये तो गलत बात है, किसी के पास ये वर्थ प्रिविलेजेस नहीं होना चाहिए। सबको उनके एजुकेशन पर, सबको उनके बिलीफ पर हमें डिसाइड करना चाहिए, सबकी अलग अलग कुछ पोस्ट होने चाहिए। इसमें आते हैं हमारे जॉन लॉक। जॉन लॉक ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। जो ये बुक थी, जो जॉन लॉक की बुक थी द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने इसमें क्या लिखा था? उन्होंने इसमें लिखा था कि जो मोनार्क या फिर जो फ्रेंच के जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट है उसके बाद जो प्रिविलेजेस हैं वो नहीं होने चाहिए, इसके बारे में उन्होंने लिखा था। उसके बाद हमारे सेकंड फिलोसफर थे जीन जैक्यूस रूसियो। इन्होंने भी अपनी बुक लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उन्होंने इनकी बुक में लिखा था जो गवर्नमेंट है और जो पीपल है उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक गवर्नमेंटली सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। उसके बाद आता है मोंटेस्क्यू, ये भी एक फिलोसोफर था। इसने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉस। और आपको ये बुक जरूर याद होनी चाहिए, थी कौन कौन सी बुक लिखी थी। मोंटेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ द लॉस, जेन जैक्यूस रूसी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड जॉन लॉक द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। अब जो मोंटेस्क्यू था इसने अपनी जो बुक में क्या प्रोवाइड किया गया था, जो गवर्नमेंट है उसे थ्री पार्ट्स में हमें डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे कि हम आज पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। मेराब्यून अबेसियस। मेराब्यू कौन था? मेराब्यू एक नोबल फैमिली का बंदा था, मतलब कि नोबल फैमिली में इसका जन्म हुआ था, पर ये उसके खिलाफ था, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट को प्रिविलेजेस मिल रहे हैं उनके खिलाफ खिलाफ था ये। और दूसरे थे अबेसियस, ये भी एक प्रीस्ट थे, ये भी फर्स्ट स्टेट के थे, पर ये भी जो प्रिविलेजेस मिलते थे उसके खिलाफ थे। और उन्होंने अपनी बुक लिखी थी व्हाट इज द थर्ड स्टेट, और अपनी इस बुक में इन्होंने जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनकी कंडीशंस हैं उसके बारे में सबको डिफाइन किया था। आइडियाज ऑफ दिस फिलोसफर, तो ये फिलोसफर थे जो इनके आइडियाज से ये बहुत सारे डिस्कस किए जाते थे कॉफी हाउसेस, सैलॉन पे, जहाँ पे लोग बहुत जाते हैं, वहाँ पर इनके जो आइडियाज हैं उन्हें डिस्कस किया जाता था। और कुछ लोग इन्हें न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर बुक्स के थ्रू और ज़्यादा स्प्रेड भी करते थे। और जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे उनके लिए ये जो आइडियाज थे इनके, इन्हें जोर जोर से बोला जाता था। और जो ये इनके जो आइडियाज थे इनसे लोग बहुत प्रभावित हुए थे, और इन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह भी करना शुरू कर दिया था। अब आता है द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। अब 5 मई 1789 को लुई 16 ने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। अब स्टेट जनरल की मीटिंग क्या होती है? तो स्टेट जनरल की मीटिंग ये होती है, इसमें आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट के लोगों को बुलाओगे, उनकी वोटिंग कराओगे। और ये वोटिंग किसके लिए होती है? ये वोटिंग होती है जो नए टैक्स बढ़ा रहा है या फिर कम कर रहा है उनको, उसके प्रपोजल को पास कराने के लिए होती है। जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट थे उन्होंने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे, और जिन्हें आगे पीछे करके मतलब एक हॉल में बिठाया गया था। और जो थर्ड स्टेट थे और उनके 600 मेंबर्स थे। और जो थर्ड स्टेट के लोग थे, कौन कौन से लोग थे? यानी कि जो एजुकेटेड लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, कुछ लॉयर्स हैं, उनको उन्होंने भेजा था। और जो पीजेंट थे, आर्टिसन थे, वोमेन को एंट्री नहीं थी वहाँ पे आने की। और ये 20 जून की बात है जब वो वहाँ पर गए थे। जैसे कि ये होता था वहाँ पर, जो हर स्टेट है वहाँ से एक एक वोट लिया जाएगा और जब डिसाइड किया जाएगा। पर जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, हर जो वहाँ पे व्यक्ति है सबका एक एक वोट होना चाहिए। पर जो लुई 16 था उसने इस बात को मना कर दिया, और वो लोग वहाँ से चले गए, और उन्होंने अपनी खुद की नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दी। और उसी नेशनल असेंबली में उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने बनाया कि जो मोनार्क है वहाँ का, फ्रांस का, उसकी पावर्स लिमिटेड होनी चाहिए। अब जो इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया, तो फिर लुई 16 था, उसने फाइनली इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया। और जो 4 अगस्त 1789 को जो एक कॉन्स्टिट्यूशन था, नेशनल असेंबली थी, इन्होंने एक लॉ पास कराया जिसमें था जो फर्स्ट और सेकंड प्रिविलेजेस हैं, यानी कि स्टेट हैं, उन्हें अपने प्रिविलेजेस छोड़ने पड़ेंगे। और जो क्लर्जीज थे उन्हें भी फोर्स किया गया अपने के प्रिविलेजेस को छोड़ने के लिए। जो थे, जो चर्च के द्वारा लिए जाने वाला टैक्स था वो हटा दिया गया, और सारे जो चर्च ने लैंड ले रखी थी उसे भी छुड़वा दिया गया।
उसके बाद आते हैं हम द फ्रेंच बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। जो नेशनल असेंबली थी उसने अब तक अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे 1791 में ड्राफ्ट कर लिया था, यानी कि पूरा कंप्लीट कर लिया था। इसका मेन पावर था टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। जो मोनार्क है, वहाँ का राजा है, उसकी पावरों को लिमिट में करना, यानी पूरी तरह खत्म नहीं करना था, मतलब कुछ उसकी लिमिट कर देना कि वो इतना रूल ना कर पाए। उनका मेन मोटिव था जो कि ये पूरी पावर है ये किसी एक व्यक्ति के हाथ में न रह के डिफरेंट डिफरेंट व्यक्तियों को असाइन की जाए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और इसी ने जो फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। नेक्स्ट आते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसने जो नेशनल असेंबली थी उसको ये पावर दी थी कि वो अब लॉज बनाएगी। तो जो सिटीजन्स होते थे फ्रांस के, वो कुछ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को चुनते थे और वही आगे जाकर असेंबली को चूज करते थे। उसके बाद यानी कि वहां पर सारे सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार नहीं था। जो लोग 25 साल से, यानी मैन ओनली, वुमेन को नहीं था उस टाइम, जो मैन 25 ईयर के आगे हैं और 3 दिन का, जैसे कोई लेबरर है, कोई लेबर किसी फैक्ट्री में काम करता है और उसका जितना वेज है, मतलब वो 3 दिन का जितना वेज है उतना वो टैक्स पे करते हैं, उन्हीं को एक्टिव सिटीजन कहा जाता था और वही वोट कर सकते थे। और जो वुमेन थी, चिल्ड्रन थे, उनको वोट नहीं किया जाता था। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। जो ये 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसने अपने मैन के लिए, सिटीजन के लिए कुछ राइट्स भी बनाए थे जो कि आपकी बुक में मेंशन होंगे। और ये सिंपली राइट्स थे, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इस तरीके की सिंपली राइट्स थे। उसके बाद बढ़े हम अपने मेन टॉपिक पर जो है फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। जो फ्रांस की हालत थी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बावजूद, वो कुछ सालों तक यानी कि टेंस ही रही, परेशानी ही रही, क्योंकि जो लुई 16 था उसने कॉन्स्टिट्यूशन का साइन तो कर दिया था, पर वो कुछ कंट्रीज के साथ सीक्रेट नेगोशिएशन कर रहा था और उनके ट्रूप्स को अपनी कंट्री में लाने की बात कर रहा था और अपने सारे सिटीजन को मारने के लिए बोल रहा था। तो इसकी भनक लोगों को लग गई और इससे पहले लुई 16 ने कर पाता, नेशनल असेंबली ने 1792 में प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब जो नेशनल असेंबली ने वार को मतलब कोशिश किया था, उससे पहले एक बार नेशनल असेंबली में इलेक्शन हुए थे और एक नई इलेक्टेड असेंबली बनी थी और उस असेंबली का नाम था कन्वेंशन। तो कन्वेंशन बनने के बाद कन्वेंशन असेंबली ने 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में मोनार्की को अबॉलिश कर दिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया। और आपको पता है रिपब्लिक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पीपल ही गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। यहाँ पर कोई भी हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता, यानी कि कोई भी डायरेक्टली हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं बन सकता। यहाँ पे पूरा इलेक्शन के बाद ही गवर्नमेंट बनेगा। एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग। लुई 16 was sentenced to death by a court on the charge of treason। ट्रेजन मतलब कि धोखाधड़ी, यहाँ पर बोल सकते हैं हम अपने देश के साथ ही धोखाधड़ी या फिर पीछे से वार, हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, करने के लिए लुई 16 को मतलब कि डेथ सेंटेंस सुना दिया गया था। और जो उसकी रानी थी मैरी एंटोनेट, उसको थोड़े दिनों बाद भी उसको भी सेम किया गया, मतलब उसको भी डेथ दे दी गई। और यहाँ पर लुई 16 की और मैरी एंटोनेट की कुछ पिक्चर दे रखी हैं। उसके बाद जब लोग वॉर पर चले गए थे, तो वहां पर जो छोटे छोटे या फिर ऐसे लोग थे, पीजेंट आर्टिसंस वगैरह, वो बच्चे थे, तो वो अपने ग्रुप्स में जाकर बात करते थे और वहां पर कुछ इस तरीके के कुछ ग्रुप्स भी बने थे। और उसमें से सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर ग्रुप बना था जैकोबिन्स ग्रुप, जैकोबिन्स क्लब जिसे हम बोलते हैं। और जो जैकोबिन्स क्लब का हेड था, इसका नाम था रॉबेस्पायर मॉन्टेस्क्यू। अब रोबेस्फेयर था, उसकी कुछ पॉलिसी थी, मतलब आगे जाके उसने गवर्नमेंट को ले लिया और उसकी जो उसने 1 साल ही राज किया 1793 से 1794 तक। और उसका वो साल द रीन ऑफ टेरर कहलाता है, आतंक का एरा, आतंक का साल। अब हम देखते हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज यानी कि उसके जो फंक्शन थे उसमें क्या थे, उसने ऐसा क्या किया था जो उसको इतना बुरा माना जाता है। सबसे पहला, उसने गुलेटिन नाम का एक डिवाइस इंट्रोड्यूस कराया। गुलेटिन आप देख सकते हो इस पिक्चर में,
लेट मी बेग इट। तो ये इस तरीके का कुछ गुलेटिन था। और यहाँ पर जो ये होल है, यहाँ पर होल में आदमी का सर डाला जाता था, और जो ब्लेड है ऊपर से उसे खींच दिया जाता था, और से बिल्कुल गायब। और इसे डिस्कवर किया था डॉक्टर गुलेटिन ने, और उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था। जो मैक्सिमिलियन रॉबespierre था, उसका मानना था टेरर इज नथिंग अदर देन जस्टिस फ्रॉम सेवर इनफ्लेक्सिबल। यानी कि जो ये रॉबespierre था, जैकोबिन क्लब का हेड, ये मानता था टेरर एक तरीके का जस्टिस ही है। जो उसका ये टेरर था, उसका मेन था मतलब कि हम एनिमी से लड़ेंगे, उनके जो काउंटर रेवोल्यूशन से बचेंगे, इसका मेन मतलब तो ये था। पर इसने बहुत ही बुरा किया था। मतलब कि जो इसने अपने राज में जो ब्रेड थी, इसने वाइट ब्रेड को अबॉलिश कर दिया, उसे बंद कर दिया, और इक्वालिटी ब्रेड बनाया, सब वही खाएंगे। और उसके बाद जो उसके साथी थे, उन्हें भी लगा कि तो गलत हो रहा है, तो उन्होंने उससे कहा, पर उन्हें भी वो गोल्डन कर देता था। फिर आखिर में जाके वहाँ की कोर्ट थी, उसने मतलब कि लोगों ने इस पे केस किया, बहुत किया कुछ। उसके बाद जो कोर्ट थी, उसने जैकोबिन क्लब का जो लीडर है रॉबespierre, उसको गिल्टी माना गया, और उसको भी गुलेटिन कर दिया गया। और इससे जो रेन ऑफ टेरर था वो हो गया खत्म। इसके बाद आते हैं हम द डायरेक्टरी। अब जब जैकोबिन की पावर गिर गई, तो उसके बाद वहाँ पे एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, और वहाँ पे एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना गया। और यहाँ पर दो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, और उन्हीं काउंसिल में बहुत झगड़ा होता था। और जो उनके लीडर्स थे या फिर उनके जो मालिक थे, नौकर थे, उनमें बहुत झगड़ा होता था, और मतलब उनकी कुछ भी बनती नहीं थी। अब इसी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से वहाँ पे जो नेपोलियन बोनापार्ट था, उसको मिल के रास्ता कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वहाँ पे राज करूँ। अब नेपोलियन बोनापार्ट आया, और उसने अपना राज किया। अब 1804 ने नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का एम्परर घोषित कर लिया, और वो जो नेबरिंग कंट्रीज को उन्हें हासिल करना, उन्हें कॉन्क्योर करना स्टार्ट कर दिया। और जो नेपोलियन था, वो खुद को यूरोप का मॉडर्नाइजर समझता था, और क्वेश्चन भी आता है मोस्ट टाइम, हु इज कॉल्ड एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। तो उसका आंसर आता है नेपोलियन बोनापार्ट। और मतलब कि कुछ लोग सोचते थे कि ये हमें फ्रीडम दिलाएगा, ये करेगा। बट कुछ टाइम बाद 1800 में 1815 में ये वाटरलू में मारा गया। और ये मेन एक जगह का नाम है वाटरलू इन 1815। ये क्वेश्चन मेनली टाइम आता भी है। हम आते हैं, द डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। तो वुमेन थी, उनका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो उनके बारे में बताया गया कि उनको भी कुछ रिवॉल्यूशन मिला। तो जो वुमेन थी, उनका मेन इच्छा थी हमें वोटिंग राइट दिए जाएं। और उस टाइम तक जो वुमेन थी, उनके पास ऐसा कुछ नहीं था। जो बड़ी स्टेट यानी कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की पढ़ी लिखी वुमेन थी, या फिर जो अच्छे घर की वुमेन थी या फिर लड़कियां थी, वही स्कूल जाती थी। और थर्ड स्टेट की जो वुमेन थी, उन्हें अपना पालन पोषण जो करना पड़ता था, वो किसी दूसरे के घर पे लॉन्ड्री नेस्ट या फिर इस तरीके के काम, छोटे मोटे काम करके करना पड़ता था। उस टाइम पर जो वुमेन के थे, उनके एटलीस्ट 60 वुमेन क्लब बने गए थे। और उसमें से जो सबसे फेमस था और सबसे पॉपुलर सामने आया था, वो था सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक ऑफ वुमेन। अब जो ये वुमेन थी 1791 की कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत नाराज थी, क्योंकि जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था, इन्हें वोटिंग राइट नहीं देता था। उसने कहा था कि वुमेन पैसिव सिटीजन है, इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं था। अब कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट ने वुमेन की हेल्प के लिए कुछ स्कूल खोले गए। और अब ये कंपलसरी हो गया था कि हर स्टेट की लड़की, हर लड़की स्कूल जाएगी। और जो डिवोर्स है, यानी कि शादी के बाद जो डिवोर्स होता है, उसे एक लीगल प्रोसेस कर दिया गया। पहले फ्रांस में होता था कि मैन सिंपली डिवोर्स बोल के डिवोर्स कर सकता है, कोई भी लीगल वर्क नहीं है। बट उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसने एक नई पॉलिसी निकाली, डिवोर्स एक पूरा लीगल वर्क बना दिया। और वुमेन की मेहनत करते करते उनके बहुत कुछ वुमेन की डेथ भी हुई, मतलब कि कुछ वुमेन को मार भी दिया गया। और फाइनली 1946 में वुमेन को राइट टू वोट मिल गया। उसके बाद आते हैं द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। अब जो हमने जैकोबिन क्लब के बारे में पढ़ा है, जैकोबिन का जो लीडर था रेन ऑफ टेरर वाला, उसका जो एक बहुत रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म था। उसने जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में स्लेवरी थी, उसको अबॉलिश करा दिया था। और बट जो जब नेपोलियन आया, तो उसने दोबारा इसको स्टार्ट करा दिया। इसमें होता क्या था, जो फ्रेंच मर्चेंट थे,
वो बार्डियोक्स और नाइट के पोर्ट से लिए जाते थे और अफ्रीकन कोस्ट में भेज दिए जाते थे। बट उसके मतलब कि कन्वेंशन ने 1794 में लॉ निकाला और सारे स्लेव्स को आज़ाद कर दिया। इसके बाद आते हैं द रेवोल्यूशन ऑफ एवरीडे लाइफ, यानी कि जो फ्रांस के पीपल थे उनकी लाइफ में जो मेन रेवोल्यूशन था वो क्या क्या हुआ था हम देख लेते हैं एक बार। एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, यानी कि उस टाइम जब ये फ्रांस रेवोल्यूशन था या फ्रांस की जो ये थी नीति पूरी, इसमें सेंसरशिप होता था, मतलब कि वो राजा के बारे में कुछ भी गलत नहीं छाप सकते हो। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के चलते अबोलिशन हट गया, यानी कि सेंसरशिप हट गई। मैन और सिटीजन के राइट मिले। प्ले सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशन अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और एक मेन पॉइंट और आता है, जब जो नेशनल असेंबली थी उसने प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर अनाउंस कर दिया, तो उन्हें हिम्मत देने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए एक गाना का मतलब कि एक सॉन्ग था, नेशनल सॉन्ग था, उसे गाया जाता था, उसका नाम था मर्सेलिस, और जो आज फ्रांस का नेशनल एंथम भी है। उसके बाद आते हैं हम कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन का मेन कंक्लूजन हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या होगा। कंक्लूजन ये था, जब 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट आया तो उसने कुछ रूल्स बनाए, फिर हार गया और फ्रांस फिर आगे जाके रिपब्लिक बन गया। तो मेन हमने यही पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन में। और ये कुछ टाइम लाइन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम लाइन है। द रूल ऑफ किंग अंटिल 1789। स्टेट जनरल की मीटिंग कब बुलाई गई, 1789 में बुलाई गई। और जब जुलाई बेस्टाइल मतलब जो बेस्टाइल का किला था उसको कब गिरा दिया गया, 1789। जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब बना, 1789 से 1791 तक। और जो रिपब्लिक का घोषित कर दिया गया फ्रांस 1792 में। और जो पावर थे यानी कि रीन ऑफ टेरर कब आया, 1793 में। डायरेक्टरी कब आई, 1795 में। और नेपोलियन फर्स्ट कंसल, नेपोलियन फ्रांस में सबसे पहले कब आया, 1799 में। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं बनी है, और अगली वीडियो में आपके लिए मैं लेके आऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।